नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी बातें सच हैं, कौन सी बातें झूठ और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिनसे आप बचकर रहें। साथ में हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर से एक्सपर्ट्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। और आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगी। डॉक्टर इशिता द्विवेदी हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से। वो हमें न्यूयॉर्क में कोरोना के हाल के बारे में ज्यादा जानकारी देंगी। चलिए पहले हम भारत की चर्चा कर लेते हैं। भारत में 230 दिन में 50 लाख के पार कोरोना के मामले हो गए हैं। अब 5 दिन में ही 5 लाख मरीज आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो डेली केस काउंट होता है या प्रतिदिन जो नंबर आते हैं, उसमें किस तरह से भारत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर से 90,000 के पार हो गए हैं नए मामले और इससे कुल सक्रिय मामले आप देख सकते हैं 9,95,000 तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन आज जो मौत का आंकड़ा है वो भी बहुत ज्यादा रहा है, 1,290 लोगों की मौत हुई है। तो हम इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तन्मय महापात्रा, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत की स्थिति है। डॉक्टर, अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो आंकड़े हम इस वक्त देख रहे हैं, एनडीटीवी का इन्वेस्टिगेशन कुछ खास डेटा को लेकर यह बताता है कि शायद जो आंकड़े हैं वो 2 गुने हों, जो अभी दिख रहे हैं उससे 2 गुने हों। और उसके पीछे वजह यह है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके एक तो इस्तेमाल को कम किया गया है, साथ ही जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस ढंग से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलत है और उसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। तो क्या ऐसा है? बहुत सही बात है। इसमें क्या है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम लोग दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि एंटीजन टेस्ट में कितने लोगों का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या पॉजिटिविटी रेट जो है, उसके साथ आरटी-पीसीआर का, ये उतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं बन के रह जाएगा, क्योंकि शुरू से ही हमको मालूम है कि ये टेस्टिंग जो है, इस टेस्टिंग के साथ जुड़े हुए बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है, जिसके कारण रिजल्ट और उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन जो होता है वो चेंज हो सकता है। जैसे नंबर 1, हम टेस्ट करने के लिए जो सैंपल है वो कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। वो एंटीजन हो, वो हमारा जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, उसके लिए अगर हम हमारा नाक से ले रहे हैं सैंपल या हमारा गले से ले रहे हैं, ये दोनों में रिजल्ट का सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, यानी कि अगर सच बीमारी है तो उसको पकड़ने का ताकत, अगर सच नहीं है तो गलती से वो आ जाने का चांस, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब अगर हम नाक से लेते हैं तो बीमारी को पकड़ने का जितना चांस है, अगर हम गले से लेते हैं सैंपल उतना ठीक से नहीं आने के कारण वो मिस होने का चांसेस ज्यादा होता है। ऐसा हमारा डेटा में और हमारा रिसर्च में आता है। मेरे को जो लगता है कि एंटीजन टेस्टिंग के साथ आरटी-पीसीआर का जो प्रॉपर गाइडलाइन है, यानी कि जिनका चांसेस है, ज्यादा रिस्क है एक्सपोजर को कंट्रैक्ट करने का, डिजीज को कंट्रैक्ट करने का, उनका अगर सिम्टम रहते हुए और अगर ज्यादा रिस्की एक्सपोजर है तो सिम्टम ना रहते हुए भी अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आए, उसको प्रॉपरली उसके बाद आरटी-पीसीआर किया जा रहा है या नहीं, ऐसे स्ट्रेटेजीज पे ज्यादा ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें हम लोगों को इस डेटा में और भी जानकारी मिलेगा। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये तय किया जाए कि किस तरीके से ये आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है, वो सही तरीका है, सही ढंग है, सही प्रोसीजर है, स्टैंडर्डाइज है या नहीं। डॉक्टर तन्मय, इसके बाद ये भी जानना चाहेंगे कि भारत की स्थिति को इस वक्त आप कैसे आंकते हैं? एक्चुअली अभी जो आंकड़ा चारों तरफ दिख रहा है उसके बेसिस पे हमको ये समझ में आ रहा है, और ये बाकी सारे जो देश का ये पेंडेमिक का स्थिति हम लोगों ने कंपेयर किया, उसमें भी ये समझ में आ रहा है कि हमारा देश में अभी बहुत सारे जगह में ये महामारी का जो ग्रोथ पैटर्न है, जो उसको हम एपिडेमिक ग्राफ बोलते हैं, वो अभी एक्सपोनेंशियल कर्व में है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है।
ऐसे स्थिति में हम लोगों का इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन पे हम लोग जिसके थ्रू चल रहे हैं, जैसे इसका अभी स्प्रेड हो रहा है, वो थोड़ा सा और भी टाइम लगेगा इसको ऐसे जगह में आने के लिए जहां से हम लोग जिसको फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व बोला जाता है, यानी कि पिछले दिनों का नंबर से आज का नंबर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में आने में हमको अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, और ये टाइम कितना जल्दी आएगा उसके लिए जो सबसे बड़ा जरूरत है वो है हमारा जो डिफरेंट एरियाज हैं हमारे देश का, वहां पर जहां ट्रांसमिशन हो रहा है, शहर से गांव के तरफ, शहर के अंदर उन जगहों में जहां पर अर्बन स्लम एरियाज वगैरह है, गांव में जहां पर एक जगह में बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होने का संभावनाएं हैं, ऐसे सारे जगह से हम लोगों को जितना जल्दी हम लोग ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने का प्रोसेस कर पाएंगे और वहां पर ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे, तब तक ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो भारत की अभी का स्थिति जो है वो ये है कि हमको अपना जो दूरी बजाय रखना है एक से दूसरे पर्सन से, दूसरा है हमारा जो मास्क पहनना, और तीसरा है पर्सनल हाइजीन, यानी कि हमारा हाथ, हमारा नाक और मुंह में जरूरत से ज्यादा ना जाए, और वो भी बाहर से आने के बाद, और घर से बाहर है तो हाथ मुंह को जैसे धोने का बात है या सैनिटाइज करने का जो बात है, उसको जितना कंट्रोल कर सके, दैट वो पर्सनल वैसा हाइजीन मेंटेन करना और इंडिविजुअल का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते रहना, ये बहुत अहम बात है। ये समझ ना लिया जाए कि लॉकडाउन ओपन हो गया है, इसका मतलब है कि जो खतरा था वो टल गया और हम लोग अभी जरूरत ना हो फिर भी एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, मिल सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोविड ऐसा एक बीमारी है जिसका जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है, जब तक हम लोग उसका सब लोगों के पास अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं, तब तक इसका खतरा ऐसे रहने वाला है। और उसीलिए हम लोगों को इसको स्प्रेड रोकने में जो पर्सनली जिस बिहेवियर चेंज का जरूरत है, अपना जो बिहेवियर है उसको जो चेंज करने का जरूरत है, उसको बरकरार रखना है। और साथ में हमारा हेल्थ सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो एरियाज में, जो रूरल एरियाज हैं, उन सारे गांव वगैरह एरियाज में जहां पर ये बीमारी फैलते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्प्रेड हो सकता है, वहां पर और भी स्ट्रांग बनाने का जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो डॉक्टर महापात्रा ने कहा है ना कि मास्क पहने, हाथ साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, और उसी से न्यूयॉर्क में कोरोना पर काबू पाया गया है। ये मैं आपको एक पहले ग्राफिक के जरिए दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से न्यूयॉर्क सुर्खियां बटोर रहा था। सबसे ज़्यादा केसेस और सबसे अमेरिका में और सबसे ज़्यादा मौतें हो रही थी, लेकिन ये देखिए किस तरीके से मार्च के बाद अब सितंबर में कंट्रोल किया है न्यूयॉर्क ने। और न्यूयॉर्क एक बहुत घनत्व आबादी वाला शहर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत में बड़ी दिक्कत आती है। न्यूयॉर्क भी एक बहुत घनत्व आबादी वाला शहर है, घनी आबादी वाला, और उसने कंट्रोल किया है। कैसे? यही छोटी छोटी बातों के साथ। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एशिता द्विवेदी जुड़ रही हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से। डॉक्टर, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये केसेस जो कम हो गए हैं डेली के न्यूयॉर्क में, ये कैसे हुए और कितने कम हो गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। न्यूयॉर्क सबसे पहला सिटी था जो अमेरिका में जहाँ पे बहुत असर पड़ा था कोरोना वायरस का। और उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो मास्क पहनने के साथ इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हो गए हैं अभी। और क्योंकि लोग अपना हर एक जो व्यक्ति है वो अपना रोल समझता है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। और इसके साथ हमारे जो सिटी में और स्टेट में, न्यूयॉर्क में, जो पहले बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, अभी इन्फेक्शंस काफ़ी कंट्रोल हो गए हैं। डॉक्टर, लॉकडाउन या कुछ ऐसे रूल्स ला देना कि अभी हम रेस्टोरेंट्स नहीं खोलेंगे, जो कि दूसरे देशों में हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है, इस तरह के रूल्स किस तरीके से कारगर साबित हुए हैं केसेस को कंट्रोल करने में? हाँ जी, बिल्कुल। न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था,
जहाँ तक जैसे इंडोर डाइनिंग है या फिर जो भी नॉन एसेंशियल बिजनेसेस थे उनको बीच बीच में बिल्कुल वो बंद कर ग्राफ दिया गया था। और अभी बहुत धीरे धीरे वो खोल रहे हैं। जैसे अभी इंडोर डाइनिंग सितंबर के एंड में जाके खुलेगी। तो ये इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन काफी और जगह में नहीं हुआ था। और इसी के कारण जो न्यूयॉर्क में स्पेशली जो केसेस हम नीचे लाए हैं, ये इन सब एफर्ट्स के कारण है। क्योंकि हमारा जो पहले इतनी ज़्यादा इन्फेक्शंस बढ़ गई थी कि हमें बहुत बहुत ज़्यादा जैसे केसेस इतने बढ़ गए थे कि हमें बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़े थे। और उसी के कारण, स्ट्रिक्ट मेजर्स के कारण, जो जैसे अलग दूसरी जगह पे शायद नहीं किया गया था, उसी के कारण हमारे इन्फेक्शन अभी काफ़ी कम हो गए हैं और जगह को लेके। जी डॉक्टर, आगे की स्थिति आपको कैसी लगती है? और न्यूयॉर्क जैसी जगह के लिए ये लॉकडाउन भी आसान नहीं रहा होगा। अब स्थिति कैसी लगती है? जी, यहाँ पे काफ़ी अवेलेबिलिटी है लोगों को टेस्टिंग के लिए। मतलब आप ड्राइव थ्रू जैसे टेस्टिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्टिंग सेंटर्स हैं जो बिना और या फिर बहुत कम पैसे के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी कम्युनिटी में जो इन्फेक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि जब लोग अपनी टेस्टिंग कराते हैं और जब पॉजिटिव आते हैं तो क्वारंटीन करने के बाद इन्फेक्शन को स्प्रेड करना कम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और शायद यही चीज़ों पर जोर देना ज़रूरी है, टेस्टिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। साथ ही दिखाएंगे कि क्यों मुंबई के सरकारी कोविड सेंटर जाने से लोग कतरा रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और यहाँ हम आपके भेजे हुए सवालों के जवाब भी देते हैं, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स, असमंजस को दूर करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं, काजल सचदेव का है। नमस्कार, मेरा नाम काजल सचदेवा है और मेरा प्रश्न है कि आजकल इतने एक्सपोजर के बाद भी क्या लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो उन्हें कोविड-19 से सुरक्षित रख पाएगा? डॉक्टर, यहाँ मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी। शुरू में बहुत लोग कहते रहे कि भारतीय तो इतने चीज़ों को एक्सपोज हो जाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और इसलिए हमें कोविड नहीं होगा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये ऑब्जर्वेशन अभी भी वैलिड है कुछ हद तक, लेकिन मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ। एक ही घर में अगर 5 लोग सफ़र कर रहे हैं, जैसा कि आजकल दिल्ली जैसे शहरों में बहुत देखने को आ रहा है, तो उसमें जो हमारे एल्डरली हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और इसमें बार बार लोग भूल जाते हैं बताना, जो ओवरवेट लोग हैं, ओबीज लोग हैं। अंजलि, आप बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रमोटर रही हैं, मैं आपके प्रोग्राम में इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो ओवरवेट लोग हैं उनको बहुत बड़ा खतरा है। इवन यंग बॉयज एंड गर्ल्स आई एम सीइंग जो ओवरवेट हैं, उनमें ये इम्यूनिटी वाला इशू ज़्यादा आ रहा है और वो अच्छी तरह इसको मुकाबला इससे नहीं कर पा रहे हैं। एल्डरली लोग नहीं कर पा रहे हैं, डायबिटिक्स को तो हम रिस्क बता ही रहे हैं, और जो लोग ब्लड थिनर्स पर हैं वो अपने कभी कभी ब्लड थिनर्स बंद कर दे रहे हैं। तो उसमें ये सब हो रहा है। इनका मैडम का, काजल सचदेव का जो सवाल है, ये एक बड़ी एहतियात की तरफ इशारा करता है कि हमको इसमें फिटनेस की तरफ ध्यान देना है। फिटनेस अगर अच्छी है तो हमारी इम्यून पावर, रेजिस्टेंस पावर और जितने भी बॉडी की फैकल्टीज हैं वो ब्रेन से कंट्रोल्ड होती हैं, वो, और स्लीप को अच्छा रखना है। तो इन सब मिली जुली चीज़ों के साथ हमको इनके सवाल का जवाब मिल रहा है कि हम स्लीप ठीक लें, खाना ठीक खाएं, एक्सरसाइज करें और अपनी दवाएं पाबंदी से लें, तब हम कोविड का मुकाबला अच्छी तरह कर पाएंगे। जी चलिए डॉक्टर, अगला सवाल ले लेते हैं, आर्यन का है। मेरा नाम है आर्यन। जैसे कि अभी लॉकडाउन हट गया है और सभी जिम्स खुल गए हैं, तो क्या जिम में जाना सेफ होगा? अगर सेफ है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिम जाने से पहले और जिम से आकर?
डॉक्टर? सबसे पहले जिम वालों को प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि एकदम से लोग जिम में आकर रश न करें। दे शुड हैव ए वेटिंग एरिया विद सेफ डिस्टेंसिंग। जिम की मशीन्स को ओवरक्राउड ना करें, मशीन्स को दूर दूर रखना पड़ेगा, उन्हें साथ साथ नहीं रखना पड़ेगा। जैसे मैं देखता था जिम्स में ट्रेडमिल्स रखी होती थी, एक के बराबर एक 8 ट्रेडमिल सीरीज में रखी हैं और लोग करीब करीब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सांस ले रहे हैं जोर से। तो जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ड्रॉपलेट निकलता है, इवन मास्क लगाने के बाद भी वो थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है मास्क पे। दूसरा सावधानी ये है कि वो स्लॉट्स बुक करें। हमारा अपॉइंटमेंट टाइम हो कि हम 4:30 से 5 बुकड हैं, तो हम 4:30 में 2 मिनट कम पे जाएं और 5 बजे निकल जाएं, तो उसमें क्राउडिंग नहीं होगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, जिम में वेटिंग नहीं होगा। और जिम की जो मशीन्स हैं उनमें हमको खुद अपना सैनिटाइजर लेके जाना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि जिम वाला इसको स्टरलाइज करेगा, सैनिटाइज करेगा, उसकी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है। और ग्लव्स अगर पहन लें, जो पेपर ग्लव्स होते हैं ट्रांसपेरेंट, तो वो बहुत अच्छा है, उससे टच नहीं होगा। और मास्क लगा के एक्सरसाइज करने में कोई नुकसान नहीं है। जैसे पिछले दिनों कई हादसे भी हुए हैं और कई चीज़ें सामने आई हैं कि जो लोग मास्क लगाकर एक्सरसाइज कर रहे थे या वॉक कर रहे थे, उनसे कहा गया था कि आप मास्क लगा के ऐसा न कीजिए। ऐसा नहीं है, बट जिम में रनिंग अवॉइड करना चाहिए। आप वेट से कीजिए, स्टैटिक एक्सरसाइज कीजिए, अपने टाइम पे जाइए, स्लॉट फिक्स कीजिए। जिम की मशीन में उतना ही पोर्शन जो छू रहे हैं उसको खास तौर से सैनिटाइज करिए, बाकी को न छूइए, और अपना कम से कम समय अंदर बिताइए। और जिम में जो जिम के ओनर्स हैं उनको एयर का फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। जिम के एयर फ्लो पे बहुत डिपेंड करेगा लीजी इन्फेक्शन, और ये बहुत ही अच्छी बात है जो अगर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं मुंबई की। वहां बढ़ते कोरोना के मामले के बीच जहां प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, देने के लिए बेड नहीं है, वहीं तमाम हाईटेक सुविधाओं के बावजूद सरकारी कोविड सेंटर खाली पड़े हैं। अब बीएमसी ने निजी अस्पतालों को आदेश दिया है कि बाहरी मरीजों को कोविड सेंटर भेजा जाए। देखिए पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। रोबोट, हाई फाई तकनीक, एक्सपर्ट्स की तैनाती। मुंबई के जंबो कोविड केयर सेंटर्स में सरकार ने सारे महंगे इंतजाम किए हैं, बावजूद इसके मरीज यहां जाने से परहेज कर रहे हैं। ताबड़तोड़ तैयार हुए 515 कोविड केयर सेंटरों में कुल मिलाकर 70,267 बेड की क्षमता है, लेकिन यहां सिर्फ 4,112 मरीज ही भर्ती हैं, यानी कि बीएमसी के इस डैशबोर्ड के हिसाब से 94% बेड खाली हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को बड़ी मुश्किल से बिस्तर नसीब हो रहा है। अब बीएमसी ने शहर के प्राइवेट अस्पतालों को संदेश भेजा है कि मुंबई से बाहर के मरीजों को सीधे कोविड केयर सेंटर्स में भेजा जाए। बीएमसी द्वारा बेड मैनेजमेंट के इंचार्ज बनाए गए डॉक्टर गौतम भंसाली दावा करते हैं कि जंबो फैसिलिटी सुविधाओं और एक्सपर्ट से लैस हैं। जंबो फैसिलिटी के बारे में कई बार ये गलत धारणा है कि ये सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर है या आइसोलेशन हॉस्पिटल है। ये ऐसा नहीं है, ये फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है, बेटर देन हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ पे सारा ऑक्सीजनेटेड बेड है। इसके अलावा वेंटिलेटर है, आईसीयू सेटअप है, आईसीयू के एक्सपर्ट डॉक्टर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़े बॉम्बे हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी, लीलावती, हिंदुजा, कोकिलाबेन, वहाँ के भी बड़े डॉक्टर वहाँ पे अपना वॉलंटरी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। प्लस सारी मेडिसिन वहाँ है, हर तरह की, चाहे महंगा से महंगा कोई भी मेडिसिन, रेमटोसिलिजुमेब है, रेमडेसिविर है, प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत पड़ रही है, हर तरह की थेरेपी इन जंबो फैसिलिटी में ऑलरेडी चालू हो रखी है। वहीं प्राइवेट अस्पताल कहते हैं कि मरीज या रिश्तेदार कोविड केयर सेंटरों पर भरोसा न जताकर प्राइवेट को चुनते हैं। पेशेंट जो आते हैं नर्सिंग होम में या तो उनका चॉइस रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। किसी पेशेंट का अभी 1-2 दिन होने के बाद किसी पेशेंट का चॉइस रहता है या रिलेटिव का चॉइस रहता है कि हमको यहाँ से लेके जाना है। बाहर से पेशेंट बढ़ रहे हैं, आउट ऑफ मुंबई एंड इवन मुंबई के भी पेशेंट बढ़े हैं। ऐसे हालत में जब हम रेफ़र करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं जंबो सेंटर में जाने के लिए, क्योंकि उनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि जंबो सेंटर में कैसी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जंबो सेंटर के डॉक्टर से वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। सितंबर महीने में कोविड के एक्टिव मामले 50% बढ़े हैं। बड़ी संख्या शहर के बाहर के मरीजों की भी है।
इसे देखते हुए बीएमसी ने एक और अहम फैसला किया है। बढ़ी मौतों का जिम्मेदार मानकर जिन 72 नर्सिंग होम्स को कोविड अस्पताल की लिस्ट से हाल में ही निकाला गया, उनमें से आईसीयू और वेंटिलेटर बेड वाले चुनिंदा 27 नर्सिंग होम्स को फिर से कोविड मरीज भर्ती करने के लिए कहा गया है। बढ़ते मामलों के साथ ही शहर में मई जून वाली हलचलें फिर से देखी जा रही हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब जाते जाते एक नज़र डाल लेते हैं स्थिति पर कि कैसी है कोरोना की। अगर आप देखें तो 50 लाख के पार जो मामले हुए हैं वो करीब 230 दिन के अंदर हुए हैं। जो पहला 5 लाख तक का मामला था वो लगभग 39 दिन के अंदर आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे ये जो वक्त है ये कम होता जा रहा है। 5 से 10 में 20, 10 से 15 में 12। आप देखते जाएंगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो आंकड़े बढ़ने के लिए जो दिन चाहिए वो भी कम होते जाने, इसका मतलब तेजी हो रही है संक्रमण में। अब आखिर के 45 से 50 लाख में सिर्फ 5 दिन लगे हैं। तो हम सबको यह ख्याल रखना होगा कि अपना मास्क पहने, बाहर जाएं तो इस बात का ख्याल रहे कि लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, तभी इसको हम काबू में कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।